टॉनिक। नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी फ्रीबीज पर जुबानी जमा खर्च की। जी, आज की राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे असहज सवाल यही है कि क्या हम कल्याणकारी राज्य बना रहे हैं या निर्भरता की व्यवस्था। दरअसल चुनाव आते ही फ्रीबीज की बरसात शुरू हो जाती है। कोई इसे सामाजिक सुरक्षा बताता है तो कोई इसे खुला रेवड़ी कल्चर। लेकिन जब योजनाओं की ये होड़ राज को उस पर भारी पड़ने लगे तब बहस सिर्फ राजनीतिक नहीं, अर्थव्यवस्था की भी हो जाती है। खैर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस बहस को और तीखा बनाती है। अदालत ने साफ कहा है कि सरकारों का प्राथमिक दायित्व अवसर पैदा करना है, स्थायी निर्भरता नहीं। हालांकि इस मसले पर राजनीतिक दलों का अपना अपना नजरिया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर यूं ही जुबानी जमा खर्च देखने को मिलेगा। आज की बहस इसी पर, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। फिर फ्रीबीज पर सुप्रीम टिप्पणी, रेवड़ी कल्चर से टेंशन बढ़ रही किसकी। चुनाव आते ही वोट बटोरने के लिए योजनाओं के नाम पर सेल लग जाती है। अब आप भले ही इसे मुफ्त सुविधाएं कहें, रेवड़ी कहें या फ्रीबीज, लेकिन राजनीतिक दल इन्हें कल्याणकारी योजना ही साबित करना चाहती है। सब इसे अपने फायदे के लिए लागू करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहते, क्योंकि सत्ता का रास्ता अब रेवड़ी पथ से ही होकर गुजर रहा है। हालांकि अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान इस पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। अब एक रोज पहले ही मोहन सरकार का बजट भी आया है, जिसमें लाडली बहना योजना के लिए सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया। ऐसे में बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ लाडलियों के खाते में हर महीने देने वाली राशि में जाएगा। हालांकि अब इसको लेकर बीजेपी का क्या तर्क है वो जान लीजिए। देखिए, निश्चित रूप से सम्मानीय कोर्ट की चिंता अपनी जगह पर हम रिफॉर्म प्लस वेलफेयर इन दोनों के लिए कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से महिलाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से अगर आज पैसा आता है तो आर्थिक भागीदारी सुदृढ़ होती है। पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों में खर्च होता है। और मुझे लगता है जो सोशल हेल्थ ग्रुप्स हैं उनके लिए स्वरोजगार से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर होता है। याद हो तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक पूछ लिया था, क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों की जमात नहीं खड़े कर रहे। खैर, अब वोट ही रेवड़ियों के नाम पर मिल रहा है तो फिर इसे बांटने में कंपटीशन तो होगा ही। पिछले कई चुनाव इसके उदाहरण हैं। वही अगर जनता की बात की जाए तो अगर कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो फिर लेने से क्यों हिचके। इधर कांग्रेस इसको लेकर क्या सोचती है वो भी सुनिए। फ्रीबीज को लेकर माननीय न्यायालय हमेशा सुप्रीम कोर्ट इस बात को ये कहते रहे हैं और उस पर आपत्ति भी दर्ज की है और कई टिप्पणियां भी करी है। उसके बाद भी केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में लगी हुई हैं। और लगातार जिस तरह से भाजपा के शासन में फ्री का राशन बांटने की उन्होंने प्रथा चालू करी है अपने चुनावी लाभ के लिए, तो ये बड़ा आपत्ति का विषय है। चुनाव दर चुनाव फ्री स्कीम्स बढ़ती जा रही है, लिहाजा राज्यों के बीच बजट में भी इसकी झलक दिखने लगी है। शुरुआत मुफ्त चावल, गेहूं, बिजली, पानी, साइकिल, लैपटॉप, टीवी और साड़ी से हुई थी और अब फ्रीबीज के तहत सीधे अकाउंट में कैश ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वो बात और है कि इससे लगातार राजकोष पर बोझ बढ़ता जा रहा है। पहले बजट का बड़ा हिस्सा विकास के लिए होता था, तो अब वोट साधने पर ये खर्च होता दिख रहा है। वही अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई असर राजनीतिक दलों पर पड़ेगा, इसकी उम्मीद कम ही है। लिहाजा आने वाले दिनों में इस तरह की योजनाएं कितनी और बढ़ेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, सुरेश शर्मा और चैतन्य भट्ट। वो स्वागत है आप दोनों का। तो शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास, पहली बार हमने देखा है, ये पहली बार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है फ्रीवीज को लेकर एक मौखिक, कई बार ऐसे दृश्य भी हमने देखे हैं कि जिन मामलों में नहीं होना चाहिए उसमें तो आदेश आ जाता है, निर्देश आ जाता है, लेकिन जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को एक सुप्रीम डिसीजन लेना चाहिए वहाँ केवल जवानी जमा खर्च कर लिया जाता है, एक मौखिक टिप्पणी कर दी जाती है। तो इतना अंतर तो कोई भी सरकार या कोई भी कोर्ट समझ ही सकता है ना कि कौन सी चीज़ लोक कल्याणकारी है और कौन सी रेवड़ी की श्रेणी में आती है। और क्या हम ये मुफ्त का स्वाद लगाकर जो सवाल पूछने की जवान है वो नहीं काटे ले रहे हैं पब्लिक की? देखिए मनोज जी, ये बहुत सहज विषय नहीं है। बिल्कुल। इसमें इसमें जो है कुछ बातें समाहित हैं। पहली बात तो ये है कि आमतौर पर अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि इस प्रकार का जो पैसा जैसे लाडली बहना का विशेष रूप से है वो दिया जाता है तो वो बाजार में तरलता पैदा करता है, यानी कि लिक्विडिटी को बढ़ाता है, जी। जिसके कारण जो है क्रय शक्ति बढ़ती है, और क्रय शक्ति बढ़ने से व्यापार उठता है और सरकार के पास उसका बड़ा हिस्सा वापस चला जाता है, ट्रेड के रूप में चला जाए या दूसरे के यहाँ वेतन वगैरह के माध्यम से चला जाए। तो ये राशि जो दी जा रही है इसका रोटेशन होता है, ये एक अर्थशास्त्र की भाषा हो गई। दूसरा, एक एक वो समाज जो कहीं कहीं वंचित है, उस समाज को आगे बढ़ने के लिए एक बेस दिया जा रहा है, जीवन पर्यंत चलने वाली योजना नहीं है, ये दूसरी बात है। और जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण, इनकी दोनों बातों से भी महत्वपूर्ण बात है, नहीं, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ कि भले जीवन पर्यंत की योजना नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि कोई सरकार इतनी हिम्मत दिखा सकती है भविष्य में कि इनको बंद कर दे? क्योंकि हमने मुफ्त अनाज देखा था कि कोरोना काल में शुरू किया था, अब 2029 तक बढ़ गया है वो। देखिए मनोज जी, सब बातें अलग अलग हैं। और मैं आपको जो मुफ्त अनाज वाला मामला है, उस मुफ्त अनाज का फंडा मैं आपके चैनल पर पहले भी बोल चुका जी हूं, बिल्कुल। आज फिर बोल रहा हूं। और वो ये है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है और गरीबी की रेखा के नीचे लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए तुलनात्मक रूप से सही नहीं लगता। इसलिए जिन लोगों को 5 साल तक अनाज दिया जाएगा वो 5 साल के बाद गरीबी रेखा के नीचे के दायरे से हट जाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था के साथ भारत के नागरिकों का संतुलन बन जाएगा आंकड़ेबाजी में। इसलिए आप उसको इस एंगल से देख के समाप्त कर दीजिए बात को। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, लाडली बहना वाला जो ये मामला चल रहा है, ये एक राजनीतिक कमजोरी है। और राजनीतिक कमजोरी ये है क्योंकि हमारे देश की टोटल लीडरशिप एक व्यक्ति को भी खुल करके नहीं ला सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100%, बट टोटल में 100% से थोड़ा सा कम टोटल मान लीजिए। हमारे पास लीडरशिप जो है उसके पास विजन नहीं है, उसको यही नहीं मालूम कि उनको करना क्या है, उन्हें यही नहीं मालूम कि वो अपनी विधानसभा का चुनाव कैसे जीतेंगे, सरकार कैसे बनाएंगे, जनमत का आकर्षण कैसे पैदा करेंगे। इसलिए ये सारे के सारे लोग मुफ्तखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं और बाप का माल है नहीं, इसलिए दिए जा रहे हैं। कोई टोकने वाला नहीं है क्योंकि राजनीति जो है, एक ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और न्यायपालिका के अलावा जो राजनीति शब्द है जिसको हम विधायिका कह सकते हैं जी। वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है कि उसके सामने कोई बोलने को तैयार नहीं। उसका कारण ये है कि जनता की निर्भरता जो है हमने मीडिया से खत्म कर ली। हमारा ब्यूरोक्रेसी पर भी भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर हमारा भरोसा नहीं है, क्योंकि वकील जो है 5-5, 10-10 लाख की फीस लेकर के खड़े होते हैं, तो क्या आप कर लोगे? तो मैं वही तो कह रहा था कि हमने मुफ्त का स्वाद लगा के जो सवाल पूछने वाली जवान है वो काट दी है। तो मैं मेरी बात ये कह रहा था, तो हमने अपने आप को राजनीति के सामने सरेंडर कर दिया, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि ये सब योजनाएं आ रही। जब शिवराज जी ने ये योजना लागू की थी तो संभवतया मैं पहला, या हो सकता मेरे पहले किसी और ने कहा हो, मैंने ये कहा था कि ये ऐसा विष बीज बोया गया है शिवराज जी के द्वारा जो भारत की अर्थव्यवस्था को डकार जाएगा। और आप ये देख लीजिए कि जिन जिन राज्यों ने सरकार बनाने के नाम पर ये योजना लागू की वो राज्य दिवालिया होते जा रहे हैं। अभी मैं आंकड़ा देख रहा था, आप जब वो रख रहे थे, 32,683 करोड़ रुपया जो है लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी के लिए रखा गया है मध्य प्रदेश की इसी बजट में। बिल्कुल। आप ये देखिए, जब 33,000 करोड़ रुपया हम केवल इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हमारे वोट बने रहे,
हमारी राजनीति चलती रहे, हमारा सिक्का उछलता रहे, हमारे भैया बने रहे, हम मामा बने रहे, भांजे बने रहे। देखिए ये बिल्कुल अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा करके राजनीति। मैं आपका एक दो लाइन और इस मुद्दे पर जी आपकी बात बोलना चाहता हूं आपके सेशन में, कि हमारा जो राजनीतिक लीडरशिप हुआ करती थी एक जमाने में, वह जनता को आकर्षित अपने मुद्दों पर करती थी, अपनी योजनाओं पर करती थी, कैसा निर्माण करेंगे विजन पर करती थी। आज आप एक एक व्यक्ति की तरफ नजर उठा करके देख लिए, क्या लालू यादव जैसे थे वैसे उनके बेटे तेजस्वी हैं क्या? क्या मुलायम सिंह यादव जैसे थे उनके बेटे अखिलेश हैं क्या? क्या बाबा साहब अपने बाला साहब ठाकरे थे उनके बेटे वैसे हैं क्या? क्या प्रकाश सिंह बादल थे उनके बेटे ऐसे हैं क्या? क्या राजीव गांधी इंदिरा गांधी जैसे थे तरह ये हैं क्या? और क्या अटल बिहारी वाजपेयी थे वैसे नरेंद्र मोदी हैं क्या? मैं नरेंद्र मोदी का नाम सबसे बाद में इसलिए लिया है कि आज देश की अनेकों व्यवस्थाएं नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी चालू की हैं जिसको आपको देश को आने वाले समय में उसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैं संकोच बस उनका नाम लिया है, क्योंकि बिल्कुल। राजनीति का संतुलन दिखाई नहीं दे। जी अन्यथा अन्यथा देश भर की राजनीति इस समय इतनी बोनी, निकम्मी और विचार विहीन है, जिसको देख करके अच्छे पत्रकार को डर लगता है। कोई बोल बिल्कुल। नहीं पाता क्योंकि हम सब लोगों को बिल्कुल डर मैं आऊँगा लगता है। दोबारा आपका शर्मा जी, लेकिन भट्ट जी, लेकिन जो शर्मा जी ने कहा ये हम देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर समाज का एक तबका ऐसा है कि जिसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। लेकिन ये भी तो हमको देखना पड़ेगा कि अगर उसी एक तबकों को हम अगर शौचालय भी दे दें, मकान भी दे रहे हैं, मुफ्त अनाज भी दे रहे हैं, जो लाडली लक्ष्मी भी है, कन्यादान योजना का लाभ भी है, दूसरी सामाजिक योजना है, उसके अलावा उज्ज्वला है, मुफ्त की गैस कनेक्शन है, बिजली है, तो एक दूसरा वर्ग जो टैक्स दे रहा है या जो एक मध्यम परिवार से आता है, उसका क्या कसूर है फिर, कि उसने क्या गलती कर दी है? और दूसरी बात है कि जो आंकड़े हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन एक कहीं तो आपको एक बैरियर लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो ये होड़ लगी है कि हम 2 नहीं 5, 5 नहीं 10, 10 नहीं 15, और आप जिसको लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बता रहे हैं, तो अगर आपने उसको अनाज दे दिया, मकान दे दिया, लेकिन कल को जब आपका पैसा ही नहीं होगा, आपको बिजली नहीं होगी, आपके घर तक पहुंचने की सड़क नहीं होगी, आपको मुफ्त अनाज मिल गया, लेकिन अगर आपका बच्चा बीमार पड़े या आप बीमार पड़े तो आपके लिए ढंग के अस्पताल नहीं होंगे, अगर अस्पताल होंगे तो डॉक्टर नहीं होंगे, और डॉक्टर होंगे तो हो सकता है वहाँ पर दवा ना मिले, अच्छी एजुकेशन आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि सरकार के पास तो पैसा नहीं, सरकार तो कह रही है हमने तो ये लोक कल्याणकारी कार्यों में खर्चा कर रहे हैं। तो आम पब्लिक को भी तो थोड़ा कहीं ना कहीं आवाज उठानी ही पड़ेगी। देखिए मनोज जी, शर्मा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पुरानी राजनीति भी देखी है और आज की वर्तमान राजनीति भी जी देखी है। उनका ये कहना कि राजनीति बहुत कमजोर हो गई है, पॉलिटिकल लोग बहुत कमजोर हो गए हैं, ये 100% सही है। क्योंकि हमने भी देखा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी आया करते थे या इंदिरा गांधी आया करती थी, तो स्वयं स्फूर्त लोग वहां उनका भाषण सुनने के लिए जाते थे। आज की तारीख में कोई नेता जाता है तो उनके जो पार्टी के लोग हैं, वो लोगों को बस में भर भर के लाते हैं कि भाई आपको चलना, उनको 100-100, 200, 400 रुपए दिए जाते हैं। तो ये जो फर्क है, ये जो दिक्कत है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि अपना जो एक वर्चस्व है या जो वजूद है, वो जब पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लोग खोलते जा रहे हैं, तो उनको इस तरह की चीजों का सहारा लेना पड़ता है। फ्री बीज कोई आज से तो चल नहीं रहा है। जैसे बिल्कुल। आरक्षण का मसला है, आप देखो कि आरक्षण 10 साल के लिए कहा गया था संविधान में, लेकिन उसको खत्म करने की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं है। और अब तो क्योंकि इतना एक दायरा बार बढ़ जो गया कि आपने आज की तारीख में कर दो तो हो सकता है 90% चला जाए। जी, क्योंकि एक बार आपने किसी चीज का अगर चस्का लगा दिया और अगर उसको फायदा हो रहा है व्यक्ति को, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि ये जो चस्का है वो खत्म हो जाए। जैसे शराब की लत है, आप देखिए कि एक बार शराब की लत लग जाती है, तंबाकू की लत लग जाती है, लाख कोशिश करे आदमी नहीं छोड़ता, जबकि उसकी जेब से पैसा जा रहा है। यहाँ तो अपनी जेब से कोई पैसा जा नहीं रहा, जनता के टैक्स जो आ रहा पैसा, उसको आप फ्री बीज में लुटा रहे हो। ठीक है, सामाजिक स्थिति बनाना चाहिए, महिलाओं की आत्मनिर्भर बनाना चाहिए उनको, लेकिन इतने दिनों से अगर लाडली बहना की योजना चल रही है, तो उसमें कोई आपने ऐसा सर्वे किया कि सरकारों ने कि कितनी लाडली बहना है जो वो आत्मनिर्भर हो गई, कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना खुद का व्यवसाय खोल लिया, या उससे उनको कितना लाभ हुआ? वो तो ये रहा है कि जिन महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है वो गरीब तबके की हैं। जाहिर है कि उनके पति उस पैसे को लेके शराब में और दूसरी चीजों में उड़ा देते हैं। तो ये जो फायदा उनको मिलना चाहिए वास्तव में,
मेरा सोचना ये है कि जैसे मनरेगा जैसी योजना जी। दी है, तो लोगों को पैसा दिया जाता था, अनाज दिया जाता था, उनसे काम लिया जाता था। जब आप किसी व्यक्ति से काम नहीं लोगे तो धीरे 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 उसकी काम करने की आदत जो है खत्म हो जाएगी। और जब घर बैठे हमको हर चीज मुफ्त की मिलेगी, खाना मिलेगा, हमको अनाज मिलेगा, तेल मिलेगा, शक्कर मिलेगी, घी मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो हम क्यों काम करेंगे? ये एक स्वाभाविक आदत हो जाती है व्यक्ति की कि जब एक किसी मानव चीज को प्रवृत्ति है ये। मानव प्रवृत्ति, जब आपको हर चीज फ्री, हमें भी अगर फ्री में मिलने लगी तो हम भी आप भी काय को एंकरिंग करेंगे। सीधी सी बात यह है कि व्यक्ति की एक मानव प्रवृत्ति होती है कि अगर उसको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो फिर वो काम नहीं करना चाहता। आज की तारीख में आप किसी बड़े बिल्डर से पूछ लीजिए, किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, उसको लेबर नहीं मिलता है, क्योंकि लेबर के घर में बिल्डर छोड़िए, जो किसान है उनको लेबर नहीं मिल रही गांव में खेतों के लिए। उनको लेबर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एक एक घर में 3-3, 4-4 महिलाओं को आप 1,500 हजार रुपए दे रहे हो और 5,000 रुपए उनको बैठे ठाली मिल रहा है। उसके बाद आपको गेहूं फ्री मिल रहा है, आपको नहीं, ये तो दीगर एक चीजें स्कीम मिल है, रही हैं। बाकी दूसरी मान लीजिए उज्ज्वला है, मुफ्त बिजली है, तमाम तरह की जो किसानों के नाम पे सालाना 12,000 है। लेकिन इससे क्या हो रहा है? आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से लड़खड़ा रही है। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था केंद्र सरकार, उसमें यही कहा गया है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं, मन भावन योजनाएं सरकारें चला रही हैं, उससे हर प्रदेश की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। और जब अभी आप देखिए कि एक जो सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि 80% राशि जो है वेतन भत्तों में और फ्री बीज की योजनाओं में जा रही है, 20% में डेवलपमेंट होगा। 100% में से अगर 20 रुपए में अगर आप डेवलपमेंट करोगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? दूसरा, अभी जो और उस डेवलपमेंट में भी 40% कमीशन निकाल दो आप। जी, अभी जो एक आज खबर आई है उसमें ये बताया गया कि लाडली बहना के लिए जो पैसा रखा गया है वो 34 विभागों के बजट के बराबर है। बिल्कुल। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उन 34 विभागों का बजट कैसे होगा, उसमें कैसे काम हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने आपने सही बात कही कि मौखिक टिप्पणी से कुछ नहीं होता। आपको एक आदेश जारी करना चाहिए भाई कि इस तरह की योजनाओं की आप तो एक तो ये बताइए कि आप पैसा कहां से ला रहे हो और फिर कितना पैसा आप फ्री बीज में बांट रहे हो। सुप्रीम कोर्ट न्यायालयों का भी दिक्कत ये हो रही है कि वो एक ठोस निर्णय नहीं देते हैं और उसके कारण ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को वो मिल जाता है कि भाई अभी तो कोई ऐसा निर्णय आया नहीं है, टिप्पणी की है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सोचेंगे, देखेंगे। और अभी आप 2-3-4 स्टेट और ये भी कोई गारंटी नहीं है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे दे तो बाद में हमारा जो संसद है उसको पलटेगी नहीं, क्योंकि अतीत में कई ऐसे मामले देखे हमने। लेकिन जी शर्मा जी, लेकिन एक और दिक्कत है ना कि एक बजट ठीक है आपने दे दिया है, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक दल तो इच्छा शक्ति दिखा नहीं रहे हैं कि पब्लिक में से हमने देखा कि एक आम आदमी की हमने देखा कि कोरोना के नाम पर आपने जो सब्सिडी दे रहे थे रेल में, वो अचानक से ख़त्म कर दी जाती है। गैस सिलेंडरों की सब्सिडी ख़त्म कर दी जाती है। पत्रकारों की तो हम गिनती नहीं कर रहे हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो इस दिशा में भी आप आगे बढ़िए ना कि ठीक है, अगर ये 4 स्कीम है तो दो में से कहीं ना कहीं आप कटौती कीजिए या कहीं ना कहीं उसको फ्री की जगह कुछ एक उसमें नॉमिनल चार्ज कर दीजिए। क्योंकि जिस राशन की हम बात कर रहे हैं, सरकार एक तरफ कह रही है कि 1 दशक में हमने 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया और 80 करोड़ लोगों को हम गरीबी को नाम पे मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो अगर वो पैसा अगर आपको देना और अगर आपको चिंता है तो उस परिवार के एक आदमी को आप रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए ना। अगर 30-40 हज़ार करोड़ का फंड साल में ये बांट रहे हैं उससे अच्छा है। उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि अगर 1 लाख लोगों को आप रोजगार दे देंगे तो उससे ज़्यादा सैलरी आपको देना पड़ेगी और वो एक परिवार आत्मनिर्भर हो जाएगा। देखिए, जैसा मैंने मनोज जी पहले वाले चक्र में कहा था कि हमारे पास विजन नहीं है और हमारे पास जो ये लोक लुभावन के नाम पर जो योजनाएं आ रही हैं, ये बजट को बांटने की योजना आ रही है। क्या हम इन्हीं योजनाओं के माध्यम से उन्हीं महिलाओं को रोजगार सृजन के लिए जो है क्या शामिल नहीं कर सकते? बिल्कुल। मैंने 2 उदाहरण दिए थे। एक बार मैंने ये कहा था कि जो किसान घरेलू उत्पाद करता है, जैसे सब्जी है, फल है और ये चीजें उत्पादित करता है, तो ये लाडली बहना वाली राशि की मदद से उन्हें एक टुकड़ा बनवा के दे करके हमें उसको व्यापार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल है। उसको थोड़ी पूंजी दे करके और हमें उन्हें गतिशीलता में लाया जा सकता है। दूसरा मैंने ये कहा था कि जो ये योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं को
आर्थिक लाभ देने के लिए टाइम बाउंड समय होना चाहिए कि भाई आप इतने दिन तक जो है 1500 रुपए 3000 जो भी आप बोल रहे देंगे, फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि इनको साल भर का इकट्ठा दे देंगे। और इकट्ठा देने के बाद जो है, जैसे मान लो एक एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं जो है मध्य प्रदेश में लाडली बहना का लाभ ले रही हैं, तो हमने हर महीने में 20,000 महिलाएं, 50,000 महिलाएं, 60,000 महिलाएं, ऐसा एक आंकड़ा तय करके उन्हें एक मुश्त राशि दे करके एक व्यापार में कन्वर्ट करा दें उनका, और उनकी गारंटी लें हम। तो जब तक हम इस प्रकार की सेकंड योजना यानी या हम उसका किसानों को जो 0% ब्याज पे दे रहे हैं, वो उन महिला को 0% ब्याज पे पैसा दे दें कि भैया कि स्वरोजगार शुरू कर लीजिए दिला करके उनका। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं इसके पीछे कि आपने एक योजना दी, यदि वो योजना सफेद हाथी सिद्ध हो रही है, आपके बजट पर बोझ पड़ रही है, तो आपके उसको सेकेंडरी योजना भी देना चाहिए, जिससे ये तो न लगे कि सरकार हमारे छीन रही है, लेकिन ये लगे कि सरकार हमको गतिशील और समृद्ध बनाने के लिए योजना में काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि आमतौर पर नेता लोगों के पास विजन नहीं है, अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं आज विधानसभा का सत्र चल रहा है, फिर ही मेरी एक परमानेंट डायलॉग बोलूंगा, मनोज जी, जब तक हमने अधिकारियों ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, विधानसभा के सत्रों में सवाल जवाब पूछ करके हमें उन्हें योग्य नहीं बनाएंगे कि भाई आपसे कुछ पूछा जा सकता है, तक हम हमारा नेता जो है, नेता नाम का जो एक पक्ष है, वो हमारे सर पर बैठ करके ऐसे ही तो लेकिन हो यही रहा ना कि अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि एलओपी एक सवाल करते हैं तो उनसे कहा जाता है औकात में रहिए, और एक बीमारी को लेकर होता है जो इंदौर में हम देखते हैं 35 मौतें हो गई हैं भागीरथपुरा में, सरकारी आंकड़ा 20 बताया जाता है, वही ब्यूरोक्रेसी कर रही है। सब ब्यूरोक्रेसी का खेल है मनोज जी। आप एक चीज देखिए, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह बोले जाने वाले शब्दों को अच्छा नहीं मानता। ये किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए शब्द। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ अगली लाइन पर आप बताइए कि क्या विपक्ष विधानसभा के अंदर ये थालियां बजा रहा है, तालियां बजा रहा है, ये कोई बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है? ये भी तो एक दुर्भाग्य ना, पराकाष्ठा है। जब हम 1,500 2000 लेकर 1,500 लेकर हम जब चुनेंगे लोग, तो फिर ऐसे ही जनप्रतिनिधि हमको मिलेंगे। लेकिन चैतन्य जी, एक और चीज है ना कि अगर हम ये रेवड़ी के लिए हमारा भविष्य बेच रहे हैं, या तो हम ये कह सकते हैं, या सरकार को हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, लेकिन हम सरकार पर निर्भर होते जा रहे हैं। देखिए, सरकार क्या करती है, सरकार या पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका एक उद्देश्य होता है कि हमें किसी भी प्रकार इन प्रकार की सत्ता पे काबिज होना। और जब सत्ता पे एक बार व्यक्ति काबिज हो जाता है तो उसको लगता है कि हम आगे भी सत्ता पे काबिज रहें। भाई शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया था, उन्होंने बहुत सोच समझ के यही लगाया कि अगर हम 1.5 लाख 1 करोड़ महिलाओं को 1200 या 1000 रुपए दे देंगे तो उसका फायदा हमको मिलेगा, और निश्चित तौर पे उनको मिला। ये जो कहा जा रहा था कि नहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी, नहीं, अब तो कहानी और आगे बढ़ गई ना। हमने बिहार में देखा एक मुश्त 10,000, अभी असम में खबर है कि 5 महीने का पैसा इकट्ठा, और 3,000 रुपए जो असम का एक बड़ा त्योहार है बिहू, उसका एक साथ दिया जाएगा 8,000 रुपए। अभी ममता बनर्जी ने 1,500 रुपए महिलाओं को, 1,500 रुपए बेरोजगारों को देने की बात कह दी है। तो देखो, ये तो एक आदत बन गई है पॉलिटिकल पार्टी की कि अगर आपको सत्ता में रहना है तो फिर आपको इस तरह पैसा बर्बाद करना पड़ेगा। और वो पैसा किसी का है, किसका है, वो कोई सरकार की जेब से या पार्टी की फंड से तो जा नहीं रहा। बिल्कुल, जिस दिन पार्टी की फंड से ये पैसा जाने लगेगा उस दिन आप देखिए कि दूसरे दिन बंद हो जाएंगे ये योजना। अभी तो सरकारी पैसा है, आ रहा है। हमने तो आप तो सरकार, हमने ऐसे नेता भी देखे इस भोपाल में भी, शर्मा जी भी जानते हैं कि जब सरकार बदल गई तो वो जो सालाना कार्यक्रम कराते थे, कवि सम्मेलन या कावड़ यात्रा, वो बंद हो गई थी। वो तो होगा ना, भाई सवाल ही नहीं उठता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि फ्री बीज ठीक है, आप आत्मनिर्भर बनाइए, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तरह से शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई आप 50-60 हजार महिलाओं को चुन लीजिए, उनको आप रोजगार में लगा दीजिए, कुटीर उद्योग बढ़ाइए। अभी जो आपके जो उद्योग लगने, बड़े बड़े उद्योग लगने हैं, उसके साथ साथ एंसिलरीज लगती हैं, छोटे छोटे उद्योग लगती हैं, जिनमें लोग छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, क्योंकि मदर इंडस्ट्री तो बड़ी चीज बनाती है, तो छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो महिलाएं उन चीजों को बना सकती हैं। कुटीर उद्योगों को जब आप एक, लेकिन वो कहा जाता है ना कागज में कि लाडली बहना बना रहे हैं, ड्रोन दीदी बना रहे हैं, लेकिन असल संकट तो यही है ना कि हम जो विकास की आड़ में जो है, हम जो फ्रीबीज की आड़ में उस पेड़ को नहीं काट रहे हैं जिसकी छाया में पूरा प्रदेश बैठा हुआ। ऐसे कई सवाल है, लेकिन वक्त इतना ही था, इस पर और चर्चा फिर हम कभी करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी, चेतन जी आपका भी।
तो यह कड़वा सच है कि मध्य प्रदेश का हर नवजात बच्चा आज 64,000 के कर्ज के साथ पैदा हो रहा है। और जब राज्य 5,31 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हो, तब मुफ्त की रेवड़ियां विकास नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का आर्थिक कत्ल है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक आईना है। सरकार का काम याचक पैदा करना नहीं, उद्यमी बनाना है। और अगर 23,000 करोड़ नकद बांटने के लिए है लेकिन 1 लाख खाली सरकारी पदों को भरने के लिए बजट कम पड़ रहा है, तो समझ जाइए कि प्राथमिकता रोजगार नहीं, वोट बैंक है। सरकार की कामयाबी इस बात में नहीं मापी जाना चाहिए कि उसने कितने लोगों को मुफ्त राशन की कतार में खड़ा किया, बल्कि इस बात से मापी जाना चाहिए कि उसने कितने लोगों को उस कतार से बाहर निकालकर टैक्स पेयर बनाया है। क्योंकि लोकतंत्र दान पर नहीं, अधिकार और अवसर पर चलना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।